जय हिंद साथियों मैं राय आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार राय ऑनलाइन अकेडमी पर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटा सा एक रिक्वेस्ट है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। हम उसके बाद हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को शेड्यूल के साथ। तो आज के इस क्लास में हम लोग बेसिकली जो है आज का जो क्लास है छोटा सा सेक्शन है उसको हम लोग कंप्लीट कर देंगे जो काफी इम्पोर्टेंट है। आज जो आपको पढ़ाया जाएगा वो हर एक एग्जाम में लगभग प्रश्न पूछ दी जाती है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा ही एक टॉपिक है जो काफी इम्पोर्टेंट हमारे एग्जाम के व्यू से या किसी भी एग्जाम के दृष्टि से। तो आखिर कौन सा हम लोग टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, उसका नाम है बोधि वृक्ष। क्या है बोधि वृक्ष? बोधि ट्री है ना। हम लोग बोधि वृक्ष के बारे में डिटेल रूप से आज अध्ययन करेंगे कि बोधि वृक्ष का मतलब क्या समझ रहे हैं। बोधि मतलब बुद्ध और वृक्ष मतलब जो बौद्ध धर्म से संबंधित वृक्ष है, यानी बौद्ध धर्म में जैसे देखिएगा हिंदू धर्म में बहुत सारे पेड़ पौधों को मान्यता दिया गया, जैसे तुलसी का पेड़ या फिर पीपल का पेड़ या फिर बरगद का पेड़ है ना। बर उसी को हम लोग बर पूजा करते हैं। जो हिंदू लोग हैं वो बर पूजा करते हैं। यानी तमाम तरह के प्रश्नों यानी कि हिंदू धर्म में भी बहुत सारे अलग अलग वृक्षों का योगदान है, बहुत काफी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है ना। और उसकी विशेषता भी है हिंदू काल यानी हिंदू धर्म में। उसी प्रकार बौद्ध धर्म में भी एक ही जो इम्पोर्टेंट वृक्ष है उसका नाम है बोधि वृक्ष है ना। और उस बोधि वृक्ष का बौद्ध धर्म में काफी इम्पोर्टेंट है, काफी प्रसिद्धि है और काफी महत्वपूर्ण है। तो उसी को बारे में हम लोग आज जानेंगे कि आखिर ये क्या है। तो आपको पता है कि आखिर बोधि वृक्ष हम लोग कहते हैं किसको? तो आपको पता होगा कि भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में। कहाँ हुई थी? बोध गया में है ना। कहाँ हुई थी? बोध गया में। और बोध गया में किस नदी किनारे? तो निरंजना नदी किनारे। निरंजना नदी क्या है? तो ये फल्गु के सहायक नदी है ना। फल्गु नदी के सहायक है। तो ये तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ तक भी आपको बता दिया गया था जब हम लोग पढ़ रहे थे महाजनपद काल, उसमें आपको पढ़ाए थे कि भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति एक वृक्ष के नीचे हुई थी, यानी बोध गया में निरंजना नदी किनारे। कौन सा वृक्ष था? तो पीपल वृक्ष। कौन सा वृक्ष था? पीपल वृक्ष है ना। तो इसी वृक्ष को यानी कि पीपल वृक्ष, यही पीपल वृक्ष, इसी पीपल वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी है ना। किसकी हुई थी ज्ञान की प्राप्ति? भगवान बुद्ध की। तो इसी पीपल को बोधि वृक्ष कहा गया है। और बौद्ध धर्म में काफी इसका प्रसिद्धि है, काफी इसका योगदान है और काफी इसका उपयोग भी है ना। बौद्ध धर्म में काफी इसको लोग प्रसिद्ध मतलब एक तरह से कह सकते हैं जिस तरह से अलग अलग हिंदू धर्म में पेड़ों पौधों का योगदान है, प्रसिद्धि है या फिर उसका कह सकते हैं पूजा किया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार बौद्ध धर्म में इसी पीपल वृक्ष को पूजा किया जाता है। कहाँ? बोध गया में। और आज भी ये भगवान बुद्ध को जिस पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो वो भी आज भी वो वृक्ष आपको देखने के लिए मिलेगा। कहाँ? तो बोध गया में है ना। तो अगर भविष्य में अगर मौका कभी मिले तो जाकर देखिएगा। चलिए हम लोग अपने टॉपिक को बात करते हैं। हमारा आज टॉपिक है जो बोधि वृक्ष से संबंधित है। ये बोधि वृक्ष क्या है? तो जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिस वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसी वृक्ष को हम लोग यानी कि बौद्ध धर्म में बोधि वृक्ष कहा गया। और जो एक्चुअल उस वृक्ष का नाम क्या है? तो उस वृक्ष का नाम है पीपल है ना। और इसी पीपल वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये होगी अलग बात। हम लोग आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि बोधि वृक्ष से संबंधित आखिर हम लोग इस यूनिट में यानी गुप्तोत्तर काल में क्यों पढ़ रहे हैं। तो पिछले क्लास में थोड़ा सा आपको एक रिवीजन करवाते हैं कि पिछले क्लास में बताए थे कि बंगाल का गौड़ शासक, बंगाल का कौन सा शासक? गौड़ शासक। और गौड़ शासक का सबसे प्रसिद्ध और प्रतापी शासक था कौन? शशांक। और उसी शशांक ने क्या किया था? शशांक ने ही बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। कि किसने कटवा दिया था? तो बोधि वृक्ष को कौन कटवा दिया था? तो गौड़ नरेश शशांक ने। तो इसीलिए आपको कई बार ये प्रश्न आता है बीपीएससी में, खासकर बीपीएससी पूछा है कि वर्तमान स्थिति में वर्तमान समय में बोधि वृक्ष कौन सी पीढ़ी का है। पीढ़ी मतलब समझ रहे हो? पीढ़ी मतलब आज जैसे हम लोग हैं, हम लोग को पिता है तो ये दूसरी पीढ़ी होगी, उनके पहले की पीढ़ी को हम लोग तीसरी पीढ़ी कहेंगे, यानी दादा को हम लोग तीसरी पीढ़ी कहेंगे, उनकी अगले की पीढ़ी को
हम लोग क्या कहेंगे, मतलब चौथी पीढ़ी, उसके अगले के पांचवी, इस तरह से आगे बढ़ते जाए तो हम लोग कहीं ना कहीं उनका पीढ़ी रहा होगा, है ना। तो यानी कि पीढ़ी कहने का मतलब इतिहास, है ना, इतिहास। हम लोग का आज लोग क्या है, मॉडर्न युग में लोग बच्चा अपने पापा के साथ दादा के नाम के अलावा उनकी अगली पीढ़ी को नाम भुला ही जाता, मतलब पूछते, याद उनको रहता नहीं, और नहीं अपने पूर्वजों से पूछते हैं, है ना। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य है और सबसे बड़ी खराबी हम लोग आज के मॉडर्न युवाओं के, और साथ ही स्त्री या पुरुष दोनों में, ऐसा नहीं केवल स्त्री या फिर केवल इस पुरुष में, ये दोनों में सबसे बड़ा खराबी कारण है। ये जानना चाहिए। जिस तरह से हम लोग इतिहास में पढ़ रहे हैं, कितने राजाओं का बाप दादा परदादा, कितने लोगों का, किसी का माता, किसी का पिता, किसी के पत्नी, किसी का लवर, किसी का, है ना, बेटा बेटी, मतलब सभी को हम लोग पढ़ रहे हैं। और दुर्भाग्य यह है कि हम लोग अपने पीढ़ी के पूर्वजों का, हम लोग को अपने के खुद के बारे में पता नहीं है। तो इसके जानना जरूरी है काफी, है ना। कई बार ये आपका दिमागी टेस्ट हो जाता है, और शादी विवाह में इससे संबंधित प्रश्न काफी दागे जाते हैं, है ना। आपको अगुआ जो कहते हैं ना, उस वगैरह उस उनके द्वारा। तो हम लोग आखिर समझें कि आज जो वर्तमान स्थिति में बोधि वृक्ष है, उस बोधि वृक्ष को कौन सा पीढ़ी है। मन में प्रश्न आ रहा हो कि सर, जिस समय भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी लगभग 6ठी शताब्दी की बात है, यानी 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व, है ना, और अभी चल रहा 2000 यानी 21वीं शताब्दी, तो लगभग 27-28 साल तक क्या है वही वृक्ष है? तो जी नहीं, वो कौन कौन सा कीमती पीढ़ी है, क्या एक, है ना, वो सभी को हम लोग डिटेल रूप से समझने वाले हैं। तो बोधि वृक्ष के बारे में हो गया। देखिए, बोधि वृक्ष के बारे में एक और जानकारी जान लीजिए कि अशोक, कौन सा अशोक, अशोक कौन सा अशोक, अशोक के बारे में आपको पता होगा कि अशोक भी बौद्ध धर्म से काफी प्रसन्न था, और है ना, यानी बौद्ध धर्म के कारण बहुत सारे उन लोगों का, आपका जो बौद्ध यानी कि मौर्य काल पढ़ाए थे उसमें आपको अशोक, राजा अशोक के बारे में आपको बताया गया था कि अशोक ने जिस तरह से बिंदुसार ने, सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य ने आपका जैन धर्म को अपनाया, उसके बाद उसका बेटा बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को माना, और उसके बाद उसका बेटा अशोक, और अशोक कौन, बौद्ध धर्म को अपनाया था, है ना। और बौद्ध धर्म को केवल अपनाया ही नहीं, पूरे वर्ल्ड यानी पूरे दूसरे देशों में भी उसका प्रचार किया था। श्रीलंका, उसके बाद पड़ोसी क्षेत्र जितने देखे, नेपाल वगैरह, सभी क्षेत्रों में क्या किया था, अशोक ने प्रचार करवाया था। और खासकर उस प्रचार करने में अपनी बेटा और बेटी, बेटी का नाम क्या है, संघमित्रा, और बेटा का नाम महेंद्र, इन लोगों का काफी उन लोग सहयोग लिया था। कौन, अशोक ने। अशोक ने अपने बेटा का बेटा का नाम क्या होगा, महेंद्र, और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका में भेजा था। किस लिए? तो बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए, है ना, प्रचार प्रसार करने के लिए। क्योंकि आपको पता हो कि बौद्ध धर्म से काफी प्रभावित हुआ था कौन, अशोक, और इसी प्रभाव के कारण उसने धम्म नीति का उल्लेख किया था। धम्म नीति मतलब, धम्म नीति ही कारण देखे हो कि जब कलिंग यानी कि उड़ीसा को प्राचीन नाम था क्या, कलिंग, और उसी में देखिएगा कलिंग पर जब अशोक ने आक्रमण किया तो लगभग 10 लाख वहां के जो सैनिक थे, जो ग्रामीण थे, जो वहां के लोग थे, उन लोगों को हत्या किया गया था। किसके? अशोक के द्वारा। तो इसी से काफी प्रभावित होकर, और चूंकि बौद्ध धर्म को अपनाया था, और इस दोनों से प्रभावित होकर उसने धम्म नीति को अपनाया था, है ना। उसके बाद अशोक का युद्ध का उल्लेख नहीं मिलता। और उसी बीच में देखो कि जो राजकुमारी थी उससे विवाह भी अशोक किया था, कलिंग के राजकुमारी से। तो खैर होगी। तो जब अशोक का शासन आया तो अशोक, आपको पता होगा कि बौद्ध धर्म को हम लोग 4 संगीति के बारे में पढ़ा था पिछले क्लासों में। संगीति क्या है? तो बौद्ध धर्म को साहित्यिक रूप देने के लिए, मतलब लिपिबद्ध करने के लिए, या फिर बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए 4 बैठक की गई। बैठक को ही हम लोग किताबी भाषा में हम लोग संगीति कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? संगीति, है ना। क्या कहते हैं हम लोग? संगीति। तो लगभग बौद्ध धर्म में 4 संगीति यानी 4 बार बैठक की गई। प्रथम, द्वितीय और तृतीय बैठक स्वयं राजा अशोक यानी प्रतापी शासक कौन था? अशोक के शासनकाल में हुआ। और ये कहाँ करवाया था? तो पाटलिपुत्र में, है ना। तो इससे देखकर ये लगता है कि अशोक बौद्ध धर्म से काफी प्रभावित हुआ था। तो ये हो गई। तो जब अशोक राजा बना तो अशोक ने अपने बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए अपने बेटा और बेटी यानी संघमित्रा और महेंद्र को श्रीलंका के क्षेत्रों में भेजा। कहाँ भेजा था? श्रीलंका के क्षेत्रों में, है ना। श्रीलंका के क्षेत्रों में भेजा अशोक। किसने? तो अशोक ने अपने बेटा और बेटी को श्रीलंका के क्षेत्रों में भेजा था, है ना। और श्रीलंका में क्षेत्रों में भेजकर उसने सबसे बड़ी क्या किया कि आपको पता है जिस वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, देखिएगा थोड़ा सा हम लोग एक नक्शा से देख लेंगे तो बेहतर रहेगा। केवल एक
टेम्पोररी हम लोग बना रहे हैं, कोई अस्थाई नहीं है ना। इस तरह से वृक्ष मान लीजिए, ये क्या है, ये पत्ता है इस तरह से। केवल मानना है, ये क्या है, बोधि वृक्ष है। और इसी बोधि वृक्ष की भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो अशोक जब राजा बना था, चूंकि जो है ना, अशोक जब राजा बना तो अशोक चूंकि बौद्ध धर्म से काफी प्रभावित था, बुद्ध से, भगवान बुद्ध से काफी प्रभावित था। और इस जब हमेशा जब इसको समय मिले तो इसी बोधि वृक्ष पर जाकर क्या करता था, यहाँ अपना समय को बिताता था। और समय को बिताने से काफी उस चिंतन मंथन करता था कि क्या क्या और बौद्ध धर्म में क्या क्या जोड़ सकते हैं, क्या क्या उसमें ऐड कर सकते हैं ना, इस आत्मचिंतन करता था। कौन, अशोक। अशोक कहाँ करता था, तो इसी पीपल के वृक्ष के नीचे चिंतन करता था, आत्मचिंतन करता था। और अशोक जब अपने बेटा को श्रीलंका और बेटी को भेजा तो इसने देखिएगा आपको इसी यानी कि इसी वृक्ष के एक शाखा को श्रीलंका भेजवाया। तो मन में प्रश्न आ रहा हो कि सर इसी वृक्ष के शाखा कैसे श्रीलंका में जा सकता है, तो उसी को हम लोग अगर हिंदी भाषा में कहें तो कलम कहते हैं। मतलब इसी वृक्ष के कलम कर कलम मतलब वैसे देखिए वृक्ष का टहनी यानी डाल है, और इसी डाल पर हम लोग इसको थोड़ा सा, इसको जो लेयर है, इसकी जो परत है, उसको हम लोग तलवार या चाकू या किसी से छील देंगे, इस पर मट्टी लगा देंगे और इसका सूती बोरा जो होता है, जूट का बोरा, उससे इसको बांध देंगे। और देखिए इस पर हमेशा अगर आप जल देते रहिएगा तो इससे यहाँ एक क्या निकलेगा, जो ये देख रहे हैं, ये जो टहनी यानी जो डाल देख रहे हैं, इसमें एक जड़ निकलना शुरू हो जाएगा। और इसी जड़ को निकलकर बाद में क्या कर देंगे, इसको हम लोग काट देते हैं और इसी बेच को हम लोग दूसरा जगह इसको अगर रोप देंगे यानी कि लगा देंगे तो एक अलग पौधा के रूप में ले लेता है। तो क्या एक जो हम लोग इस शाखा को काट कर लगाए हैं, तो इसी से यानी कि इसी वृक्ष का तो था, है ना। तो इसी को एक शाखा को हम लोग लगाए हैं। और इसी शाखा को कौन इस तरह से कर कौन, अशोक ने भेजवाया था अपने बेटी के साथ और बेटा के साथ श्रीलंका। और श्रीलंका की राजधानी था उस समय की, श्रीलंका की राजधानी था क्या, कुछ देख लीजिए तो अनुराधापुर कह सकते हैं। हाँ, अनुराधापुर। क्या था, अनुराधापुर। श्रीलंका के प्राचीन यानी सबसे राजधानी कहाँ था, अनुराधापुर। और इसी अनुराधापुर में से अशोक ने अपने क्या क्या था, इसी वृक्ष को यानी बोधि वृक्ष की एक शाखा को लगवाया था, है ना। कौन लगवाया था, तो अशोक ने अपने बेटा बेटी के सहयोग से वहां भिजवा कर लगवाया था। तो ये हो गई यानी कि अशोक ने जब राजा बना तो इस तरह से। तो देखिए अशोक की जो पत्नी थी उसका नाम था क्या, तीसरसिता। क्या नाम था, तीसरसिता, है ना। अशोक हमेशा क्या कर, जब उसको समय मिले तो अपनी पत्नी को समय न देता था। क्या, जब इस समय इसको समय मिले, राजा यानी राजधर्म से जब सहयोग आपका मिले, क्या मिले, समय मिले, तो इसी वृक्ष के जाकर हमेशा बैठता था। तो क्या इसकी जो पत्नी थी कौन, तीसरसिता। मन में प्रश्न आ रहा है, तीसरसिता, सर अशोक की पत्नी को तो नाम था, हम लोग अभिलेख में देखे कारूबा की। तो अशोक ने कई विवाह किया था, कोई एक विवाह नहीं की। तो राजा है तो राजा जिसको मन करेगा उससे विवाह कर लेगा, है ना जी, किसी से भी कर सकता है। तो इसकी पत्नी कौन थी, तीसरसिता। ये अशोक से काफी दुखी रहती थी, क्योंकि ये अशोक था जब से बौद्ध धर्म को अपनाया था अशोक ने, तब से अशोक इसी वृक्ष के नीचे आकर बैठता था, अपनी पत्नी बीवी बच्चा को समय नहीं दे रहा था। तो आपको पता हो कि स्त्री में और लड़कियां में सबसे बड़ी खराबी क्या है, कि अगर शादी हो गया तो अगर उसके पति उसके समय नहीं दे रहा है तो उसको क्या कर सकती है, समझ ही रहे हैं। और ये तो खैर विवाह की बात हो गई। अगर विवाह से पहले गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की बात करें तो गर्लफ्रेंड अगर आप जो है, अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को अगर केयर नहीं करे तो देखिए उसके बाद डिवोर्स मतलब उसको तलाक हो जाता है ना, टूट जाता है वो प्यार, लंबा समय तक नहीं चल पाता है ना। इस तरह से मतलब लड़की का एक सबसे बड़ा खराबी क्या है कि वो हमेशा अपने आप को क्या जो उसका जो प्रेमी है या फिर उसका जो पति है उससे समय मांगती है, हम कि हमारे साथ तो समय बिताओ, भले तुम कमाओ या ना कमाओ उससे नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन हमारे साथ समय बिताओ और हमको क्या करो, केयर मत करो, मतलब उसको आप केयर करो, है ना। तो इस तरह से यानी कि तीसरसिता इससे काफी दुखी थी, किसे, अशोक से। और इस अपने सैनिक को भेजवाया कि आखिर राजा अशोक कहाँ जाता है, अशोक कहाँ जाते हैं, तो तीसरसिता यानी कि इसी पीपल वृक्ष के नीचे, है ना। तो इस सबसे बड़ा कारण तीसरसिता ने सोची कि आखिर ये वृक्ष है कौन, तो तीसरसिता ने निर्णय लिया कि जो जड़ है यानी जो हमारा पति का जो कारण बना हुआ जो हमसे नहीं मिल पा रहा, ये पीपल वृक्ष है। और इसने अपने सैनिकों को भिजवा के इसको क्या क्या कटवा दिया, क्या क्या कटवा दिया, किसको, बोधि वृक्ष को।
क्या कटवा दिया? बोधि वृक्ष को। यानी है ना, जो इसके पहले अभी जो जिस समय भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्त हुई थी उसके उस पीपल को हम लोग क्या कहते हैं? प्रथम पीढ़ी का वृक्ष। हाँ, यानी कि जिस समय भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस वृक्ष को हम लोग क्या कहते हैं? प्रथम पीढ़ी, मतलब पहला पीढ़ी। और इसी पहला पीढ़ी को किस अशोक की पत्नी कौन थी? तीसरस्ता ने इसको कटवा दिया, है ना। तो कटवा दिया तो क्या आपको लगता है कि ये वृक्ष खत्म हो गया? तो जी नहीं, ये वृक्ष खत्म नहीं हुआ। चूंकि आपको अगर देखिएगा ये जो वृक्ष देख रहे हैं काफी विशाल था, कि काफी विशाल होने के कारण जैसे ही चूंकि इसको जड़ कटवा दी, यहीं से किसने कटवा दिया? तीसरस्ता। तो इसको जब बरसात हुआ तो बरसात से यहीं से दूसरा डाल यानी कि दूसरा शाखा यहाँ से निकल गया और यहाँ फिर एक नया पीपल वृक्ष यानी कि इसी शाखा यानी इसी जड़ से। देखिएगा अगर आपको बहुत सारा अगर विशाल पेड़ है तो उस विशाल पेड़ को अगर जड़ काट भी दिया जाए तो उसके बगल से उसी जड़ से दूसरा वृक्ष निकल जाता है ना। तो इसी काम हुआ। प्रथम पीढ़ी को जब काट दिया गया किसका? तीसरस्ता के द्वारा, तो इसने तुरंत एक बगल से एक दूसरा वृक्ष निकल दिया, तो दूसरा वृक्ष आ गया। तो ये हम लोग मौर्य काल में देखेंगे, मौर्य काल में तीसरस्ता ने इसको कटवा दिया। जब तो ये पहला पीढ़ी के वृक्ष को प्रश्न आएगा कि पहला पीढ़ी के बोधि वृक्ष को किसने कटवाया? तो अशोक की पत्नी तीसरसिता। जब अशोक दक्षिण यानी कि पाकिस्तान के एरिया में घूमने गया था, यानी यात्रा करने गया था, जब ये हो गया। जब मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल आया तो मौर्योत्तर काल में आपको पता होगा पुष्यमित्र शुंग को बौद्धों का भिक्षु कहा जाता है। क्या कहा था? बौद्धों को भिक्षु, मतलब बौद्धों को हत्यारा कहा जाता है। बौद्धों को हत्यारा क्यों कहा था? चूंकि जब वो राजा बना पुष्यमित्र शुंग तो बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं को दम सीधे दिन दहाड़े कटवा दिया, नरेटी कटवा दिया, कुचा दिया, हाथी से घोड़ा से मतलब मरवा दिया। और इसी का सबसे दूसरी कारण जो आप देख रहे हैं प्रथम पीढ़ी के जो वृक्ष देख रहे हैं, यानी कि प्रथम पीढ़ी वृक्ष को कौन कटवाया? तीसरस्ता। उसके बाद दूसरा वृक्ष जम गया तो सेकंड हम लोग देखेंगे, सेकंड पीढ़ी के जो वृक्ष है उस सेकंड पीढ़ी के वृक्ष को कौन कटवाया? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग कटवाया, यानी कि पुष्यमित्र शुंग ने इसको भी कटवा दिया। तो आपको पता होगा काफी विशाल वृक्ष हो गया। तो पुनः एक बार फिर बरसात का समय आता है, क्या हुआ? यानी कि उग गया। तो ये थर्ड पीढ़ी हो गया, यानी तीसरे पीढ़ी के वृक्ष। तो तीसरे पीढ़ी के वृक्ष जब राजा यानी कि गुप्त काल में तो कोई वृक्ष रहा साधारण नहीं, तीसरा पीढ़ी था एक ठीक ठाक रहा। लेकिन जैसे ही गुप्तोत्तर काल आया तो गौड़ शासक शशांक ने इसमें क्या किया? आप सोचा कि 2 बार वृक्ष को काट दिया गया तो हमेशा उग जा रहा है, यानी बगल से उग जा रहा है, क्यों न इसको क्या किया जाए? इसको इसमें गर्म पानी यानी इसको जला ही दिया है, तो ये न रहेगा बांस और न रहेगा बसुली। ये आखिर शशांक ने क्यों कटवाया? तो आपको पता हो कि हर्षवर्धन से काफी उसका दुश्मनी था और हर्षवर्धन शुरुआत में शैव धर्म को मानता था और शशांक भी शैव धर्म को मानता था। लेकिन शुरुआत उसके बाद फाहियान यानी कि हवेन सांग के संपर्क में आने से हर्षवर्धन ने क्या किया था? तो बौद्ध धर्म को अपनाया था और इसी से प्रभावित यानी इसी से सबसे बड़ा विरोध दुखी कौन हुआ? शशांक। और इसी शशांक ने इस वृक्ष को आग लगवा दिया और आग लगवा दिया कि सोचा कि अब आग लगा देंगे तो ये सब वृक्ष का जो काम है वो तमाम हो जाएगा। लेकिन सौभाग्य समझिए, और या कह सकते हैं हम लोग प्रसिद्धि या प्राचीन कह सकते हैं, ये वृक्ष तीसरे पीढ़ी को कौन कटवाया? तो शशांक ने कटवाया। तो इसके बाद देखिए ये पुनः एक वृक्ष उग आया, है ना। जब बरसात आया 1 से 2 साल के बाद देखिएगा तो पुनः ये वृक्ष उग आया। तो इसके जो अभी वृक्ष यानी शशांक के काटने के बाद जो वृक्ष निकला उसको हम लोग चौथी पीढ़ी के कहेंगे, यानी 4th पीढ़ी, है ना। और 4th पीढ़ी के पीढ़ी आया तो यानी मिडाइवल यानी प्राचीन काल, मिडाइवल काल यानी कि मॉडर्न काल तक देखिएगा तो ये जो वृक्ष देख रहे हैं चौथी पीढ़ी का, ये एकदम चौथी पीढ़ी तक चलता रहा। लेकिन एक डेट है 1876, एक डेट है कौन? 1873 में प्राकृतिक आपदा आया यानी भूकंप आया और एक भूकंप ऐसा आया कि वृक्ष जो देख रहे हैं चौथी पीढ़ी वृक्ष दम साफा दम स्वाहे हो गया, मतलब ये साफा खत्म हो गया, है ना। तो क्या हुआ? साफा खत्म हो गया। तो सबसे बड़ी समस्या था जो लोग बौद्ध धर्म को मार रहे थे उन लोगों का एक प्रसिद्ध वृक्ष था, पूजा करने वाला एक वृक्ष था। तो इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने सोचा कि अब तो उस समय कौन सा चल रहा था? तो देखिएगा अंग्रेज का शासन चल रहा था।
तो अंग्रेजों से बहुत सारे विद्वानों ने अंग्रेजों से आग्रह किया कि अब तो एक वृक्ष साफादम समाप्त हो गया, अब उग नहीं सकता। कुछ लोग बहुत सारा वृक्ष यानी कि इस पर सिंचाई करा, मतलब इतना जल, इसको हमेशा लोग जल ढाल रहे थे, जल को उस पर लगा गिराया जा रहा था, लेकिन ये वृक्ष अंततः उगा नहीं। तो इसी समय यानी 5 साल बाद यानी 1876 में जब आपदा यानी आपदा के बाद 5 साल बाद यानी 5 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो गया 1881 ना जी, हाँ 1881। और इसी 1881 में कौन, कनिंघम और इसी कनिंघम ने क्या किया, आप रिसर्च किया कि आखिर कोई इसका रिजल्ट निकाला जाए। तो कुछ लोगों ने कहा कि जब अशोक शासन कर रहा था तो अशोक ने इसी यानी पीपल ब्रिज के इसी बोधि ब्रिज के एक शाखा को श्रीलंका के अनुराधापुर, जहाँ प्राचीन राजधानी थी, वहां भेजवाया था। तो कनिंघम ने इसी ब्रिज को क्या किया, मंगवाया। और ये अभी जो देख रहे हैं तो ये कौन सा पीढ़ी का है, यानी 5वीं पीढ़ी का वृक्ष देख रहे हैं। यानी वर्तमान स्थिति में अभी जो कौन सा वृक्ष है, तो यानी बोधि वृक्ष, तो 5वीं पीढ़ी का बोधि वृक्ष है ना, समझ गए ना। तो यही सब मूल रूप से प्रश्न आता है। तो ये होगी कुछ बार, कुछ जो आप अगर छोटे लेवल का एग्जाम में दीजिएगा तो उसमें कई बार आपको चौथी पीढ़ी का देगा, तो चौथी पीढ़ी टिक मारेगा। क्यों, कुछ लोगों का मानना है कि जो पुष्यमित्र शुंग देख रहे हैं, जो दूसरी पीढ़ी को वृक्ष को कटवाया था, कुछ लोग इतिहासकार इसको नहीं मानते कि पुष्यमित्र शुंग ने नहीं कटवाया था। तो इसके अनुसार 1, 2, 3, 4 यानी चौथी पीढ़ी। लेकिन जो बीपीएससी है, बीपीएससी ने माना है कि नहीं, जो आज में स्थिति है, जो 5वीं पीढ़ी से अभी विद्यमान यानी उपस्थित है। तो ये होगी बोधि वृक्ष से संबंधित प्रश्न। तो इसको हम लोगों ने समझ लिया। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। जय हिंद।